ये 24 मार्च 1738 की सुबह है और कंधार गढ़ के सबसे ऊंचे स्थान से शहर के रक्षकों के कमांडर गिलजई जनजाति के हुसैन सोल्टन सेना को देख रहे हैं, जो दीवारों के किनारे एक भरे हुए ततैया के घोंसले की तरह आराम कर रही है। फारस के शासक नादिर शाह की सेना ने लगभग पूरे 1 साल तक कंधार को घेर रखा है। इसके किनारे पर सड़कों, बाजारों, नाई की दुकानों और कॉफी हाउसों से भरा एक बिल्कुल नया शहर बनाया है। हुसैन और शहर के निवासियों के लिए एक जीवंत सूचना की उनका कोई इरादा नहीं है, चाहे उनका प्रतिरोध कितना भी दृढ़ क्यों न हो। नादेराबाद, जैसा कि बूमटाउन के नाम से जाना जाता है, अब एक निराशाजनक रूप से बड़ी बहुराष्ट्रीय सेना का घर है। घेराबंदी के समय फारसियों की संख्या 80,000 थी शुरू में, लेकिन हुसैन और अफगानों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अनगिनत संख्या में सेनाएं शामिल हो गई हैं, जो हर सुबह चहल पहल से भरी और बढ़ती हुई नादेराबाद की सड़कों पर पहुंचती हैं। कंधार के भूखे निवासियों पर इसका जो असर होगा वो पूरी तरह से पूर्वानुमानित है। अब घोड़े खाने पर मजबूर, लेकिन अभी तक भूखे नहीं। नादिर शाह के लिए जीत अपरिहार्य है, लेकिन वे उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करवाएंगे। हुसैन और उसके लोगों का चुपचाप आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं है। सच तो ये है कि नादिर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहा है। हर रात अंधेरा होने के बाद वो अपनी सेना के पीछे बड़ी टुकड़ियों के साथ मार्च करता है, जो नजरों से ओझल हो जाती हैं, शिविर बनाती है और फिर अगली सुबह बहुत धूमधाम से नादेराबाद में फिर से मार्च करती है, जिससे शहर की दीवारों से ऐसा लगता है कि उसके सैनिकों की आपूर्ति कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि इस सुबह हुसैन को पता है कि फारसी तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं और यही युद्ध का समय है। धातु के हेलमेट पहने हुए तोफांची बंदूकधारियों और अपने कंधों पर शमशीर कृपान चमकाते हुए कुलीन जाजेरची घुड़सवारों की विशाल संख्या को देखते हुए हुसैन सोल्टन उस डर की भावना को छिपाने की कोशिश करता है जब वह नादिर शाह की फारसी सेना द्वारा कंधार की लचीली मिट्टी की दीवारों के अंदर घुसने के बाद होने वाले नुकसान के बारे में सोचता है। उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहां नादिर शाह ने अपने टूपची तोपखाने को रखा है, एक विकासशील बल जो जंबोरक का उपयोग करता है, ऊंटों की पीठ पर रखी जाने वाली हल्की तोप। कंधार के बोर्ज एडेडे पर बचे हुए रक्षकों के लिए यह एक शैतानी दृश्य है। टावरों और दीवारों से बनी किलेबंदी की व्यवस्था जो शहर की ढाल का काम करती है। जनवरी से नादिर शाह की टुकड़ियां अपने दृष्टिकोण में अधिक आक्रामक हो गई हैं। उनके नेता एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। घेराबंदी की गतिहीन प्रकृति एक तुर्कमेन सवार के रूप में उनकी सहज प्रवृत्ति के खिलाफ जा रही है, जो जानबूझकर खुद को तामेलेन पर स्टाइल करता है। धीरे धीरे टावर दर टावर और दीवार दर दीवार नादिर की बख्तियारी, कुर्द और अब्दाली की मिश्रित सेना ने अफगानों से लड़ाई लड़ी है। जमीन का हर वर्ग इंच संघर्ष का विषय है। हर रात रक्षक दिन के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत के लिए बेताब होकर काम करते हैं, ताकि लुटेरों को बस कुछ और घंटों तक दूर रखा जा सके। आखिरकार गर्म महीनों के दहलीज पर अंतिम हमला शुरू होता है और बख्तियारी एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। उनके लड़ाके शाह की सत्ता के खिलाफ हाल ही में हुए विद्रोह का प्रायश्चित करना चाहते हैं। नादिर शाह ने जिस सेना का निर्माण दशक भर में किया है, उसके सभी तत्व एक साथ आते हैं, छिपी हुई खाइयों, गुफाओं, यहाँ तक कि रणनीतिक रूप से रखे गए पत्थरों से भागते हुए, जहाँ वे युद्ध के मैदानों पर मौजूद संतरियों से अपने अभिसरण को छिपाते रहे हैं। कंधार की सड़कें और इमारतें एक शमशान बन जाती हैं। हर जगह कत्लेआम और खून खराबा होता है। जैसे ही सुदृढ़ीकरण सड़कों पर लड़ने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें नादिर के बंदूकधारियों द्वारा गोली मार दी जाती है, जिन्होंने ऊंची दीवारों और टावरों पर अपना रास्ता बना लिया है। हुसैन अपने परिवार और करीबी अनुचरों के साथ गढ़ में शरण लेता है, लेकिन जब शहर का बाकी हिस्सा गिर जाता है, नादिर अपनी तोपें लाता है और किले पर निशाना साधकर उसे नष्ट कर देता है और अपने प्रभुत्व की ओर बढ़ता है। हुसैन शर्तों के लिए पूछने में देर नहीं करता। कंधार गिर चुका है और नादिर शाह, घोड़े पर सवार सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, क्योंकि वो लगभग सभी अन्य पुरुषों की तुलना में लंबा है, विजय के साथ उसमें से गुजरता है। यह एक महान और कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत है, लेकिन फारसी साम्राज्य का अभियान अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि कंधार से आगे दिल्ली का रास्ता है और नादिर शाह का इरादा किसी भी पिछले शासक से आगे जाने का है, यहाँ तक कि 2 सहस्राब्दी पहले साइरस और सिकंदर की सीमाओं को भी पार करने का। वो भारत को जीतने जा रहा है। कंधार की अपनी महान विजय के बाद अफगानों से अपना बदला लेने के लिए, जिन्होंने पिछले दशक में फारस में तबाही मचाने और पिछले शाह को भी उखाड़ फेंकने के बाद नादिर ने गढ़ और शहर को ध्वस्त कर दिया और बचे हुए निवासियों को नादेराबाद में रहने के लिए भेज दिया।
खुद को इस तथ्य का स्वाद चखने का मौका देते हुए कि उसने फारस की पुरानी सीमाओं को बहाल कर दिया था, वो मई में ही अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा, जून के मध्य में गजनी पहुंचा और फिर काबुल के लिए मार्च किया। इसने उसे फारसी साम्राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया और मुगल साम्राज्य की सीमा पार कर गया। मुगलों के क्षेत्र में मार्च करने का उसका स्पष्ट बहाना उन अफगानों को नष्ट करना या पकड़ना था जिन्हें वहां शरण दी गई थी। सच में अधिकांश लोग जानते हैं कि नादिर महत्वाकांक्षी है और मुगल साम्राज्य की स्थिति उसे खजाने के लिए एक आसान लक्ष्य बनाती है, जिसके साथ वो अपने पश्चिमी दुश्मन ओटोमन तुर्कों के साथ आगे के युद्धों को जारी रख सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्से को नियंत्रित किया था। बीच के 40 वर्षों में कमजोर या अक्षम शासकों का एक सिलसिला देखने को मिला। साथ ही आंतरिक कलह और अपहरताओं की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। पंजाबी सिखों और हिंदू मराठों की चुनौती का तो जिक्र ही न करें। मध्य भारत के बड़े हिस्से हाल ही में उनके कब्जे में आ गए थे और सम्राट मोहम्मद शाह शक्तिहीन और उनके कब्जे का विरोध करने में असमर्थ लग रहे थे। मुगल वायसराय और राज्यपालों की वास्तविक स्वायत्तता ने उनकी असुविधाजनक स्थिति को और बढ़ा दिया था। दक्कन के शासक निजाम उल मुल्क, साम्राज्य के भीतर सेना और हिंदू गुट के प्रमुख खान दोवन और अंत में अवध के राज्यपाल सादत खान जैसे लोग, जिन्हें फारसी कारणों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, केवल दिखावटी सेवा करते थे और सिंहासन के लिए बहुत कम। उपमहाद्वीप में यूरोपीय उपस्थिति भी बढ़ रही थी, जिसे सबसे पहले 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, लेकिन अब इसमें डच, डेनिश, स्वीडिश और सबसे प्रमुख रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी शामिल थे। तट के आसपास बिखरे इन अर्ध स्वायत्त यूरोपीय निगमों का प्रभाव हर साल बढ़ रहा था और वे लगातार स्थानीय और शाही अधिकारियों के साथ संघर्ष में आते जाते रहते थे, यहाँ तक कि अपनी खुद की देशी सेना और नौसेना टुकड़ियों की भर्ती भी करते थे। स्थानीय अधिकारियों और यूरोप में उनके समर्थकों दोनों के लिए उन्होंने जो मुनाफा कमाया, उसका मतलब था कि उनकी उपस्थिति अब एक अचल वास्तविकता थी और वे इसके परिणाम देख रहे थे। मुगलों और नादिर शाह के बीच संघर्ष में गहरी दिलचस्पी थी। इसलिए सच तो ये है कि जब 1738 में नादिर और उसकी विशाल सेना कंधार से अफगान विद्रोहियों का शिकार करने के लिए उतरी, तो मोहम्मद शाह के नियंत्रण में वास्तव में जो क्षेत्र था, वो उस साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर उसे पूर्ण सम्राट होने का दावा किया गया था। इस कमजोरी के साथ साथ मोहम्मद शाह के अपने उदासीन स्वभाव ने ऐसे उत्साही और कुशल विरोधी के खिलाफ मुगल युद्ध के प्रयासों को बाधित कर दिया। जब काबुल के गवर्नर नासिर खान ने नादिर शाह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे अपने सैनिकों को बकाया आधे दशक के वेतन में से सिर्फ 1 वर्ष के लिए भीख मांगी थी, तो सम्राट ने उन्हें यह वादा करके टाल दिया था कि बरसात के मौसम में भुगतान पर्याप्त होगा। नादिर बाद में काबुल पहुंचे और पाया कि नासिर ने अपने ज्यादातर लोगों को पेशावर ले लिया था, बजाय इसके कि वो ऐसी संभावित रूप से समझौता करने वाली सेना के साथ युद्ध का जोखिम उठाए। शहर के ज्यादातर लोगों ने नादिर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कुछ चुनिंदा कट्टरपंथियों ने काबुल के गढ़ में खुद को मजबूत कर लिया था और नादिर ने एक बार फिर अपने हल्के तोपखाने के साथ साथ मुगलों से छीने गए कुछ भारी हथियारों से उन पर हमला किया। काबुल कम हो गया था, लेकिन नादिर ने अपने निवासियों के प्रतिरोध की कमी के बाद उनके साथ दयालुता से पेश आया, यहाँ तक कि उसने अपने उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। काबुल से उसने मोहम्मद शाह के लिए एक सुलह नोट के साथ एक संदेशवाहक भेजा, जिसमें उसने फिर से कहा कि मुगल क्षेत्र में प्रवेश करने में उसका एकमात्र उद्देश्य गिलजई जनजाति के सदस्यों को पकड़ना था जो उसके न्याय से भाग रहे थे। हालांकि राजनयिक कुरियर को रोक दिया गया था और जलालाबाद के आसपास कहीं मौत के घाट उतार दिया गया। चारिका में आराम करने के बाद नादिर की सेना सितंबर में गंदामक और वहां से जलालाबाद चली गई। अपने दूत की हत्या की खबर नादिर तक तब पहुंची जब वो अभी भी शहर के रास्ते में था और उसने तुरंत अपने कुलीन जजयेरची को आगे बढ़ने और राज्यपाल और निवासियों पर बदला लेने के लिए भेजा। जजयेरची एक ग्रे धातु के आकाश से बिजली की तरह पहुंचे, चौंक गए और निराश संतरियों पर इतने गुस्से से चिल्लाए कि उन्होंने दीवारों को तोड़ दिया और तुरंत पूरे शहर को लूट लिया। फारसी दूत की हत्या से युद्ध की संहिता टूट गई। जजयेरची और फिर नादिर की पूरी सेना को आम नरसंहार करने के लिए छोड़ दिया गया और किसी भी महिला स्थानीय को, जो लोग शुरुआती नरसंहार से बच गए, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया और गुलामी के अनिश्चित और भयावह भविष्य की ओर ले जाया गया। नादिर को खबर मिली कि जलालाबाद का गवर्नर पहाड़ियों की ओर भाग गया है और उसकी स्थिति को कम करने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी गई है।
वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि अफगानों ने पहाड़ी में खाया खोदी थी और कार्य को पूरा करने के लिए तोपखाने और कड़ी लड़ाई की आवश्यकता थी। शहर में जो हुआ था वही हुआ, पुरुषों को मार दिया गया और महिलाओं को बंदी बना लिया गया। नाद ने इसके बाद खंडहर और धुआंधार शहर के दक्षिण पश्चिम में शिविर बनाया, जहां उनके बेटे रेजा कोली उनके साथ शामिल हो गए। रेजा उत्तर की ओर अंदखुई और बल्ख में विद्रोहियों का सफाया करने के लिए अभियान चला रहे थे। वहां मौजूद तत्वों ने नाद के आदेशों का उल्लंघन किया और ऑक्सिस नदी को पार कर लिया। इससे उज्बेक्स और ख्वारिज्म के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन रेजा ने खुद को छुड़ा लिया था और नाद ने क्षेत्र के खानों को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्रों पर उनका कोई इरादा नहीं है। इस तरह की अवज्ञा के परिणामस्वरूप आमतौर पर मृत्युदंड दिया जाता, लेकिन नाद ने अपने बेटे को माफ कर दिया और यहाँ तक कि उसे अपने स्थान पर फारस का वायसराय नियुक्त कर दिया। अपने बेटे के साथ पुनर्मिलन के बाद नाद को अगले दिन स्काउट से पता चला कि काबुल के पूर्व गवर्नर नासिर खान ने मोहम्मद शाह की सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हुए 20,000 अफगानों की एक सेना को इकट्ठा किया और खड़ा किया था। वे अब खैबर दर्रे पर कब्जा कर रहे थे, फारसियों को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक रहे थे और हमलावर को तोड़ने के लिए दृढ़ थे। खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले नाद अगले कुछ दिनों में जलालाबाद से प्राकृतिक किले तक 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अब तक नवंबर की शुरुआत हो चुकी थी और सर्दी जमीन पर और लोगों की हड्डियों के अंदर एक सुस्त वजन की तरह जम चुकी थी। दर्रे पर पहुंचकर नाद ने देखा कि नासिर ने वास्तव में एक भयानक गढ़ बनाया था। भारत के प्रवेश द्वार पर कम से कम 20,000 अफगान कबीले के लोग जमे हुए थे, जिसका अर्थ था कि भले ही मुख्य फारसी सेना के आने पर उनकी संख्या कई गुना अधिक हो, लेकिन नाद के दर्रे को साफ करने से पहले ही रक्षक अपनी ही सेना के कई लोगों को मार गिराएंगे। तोपखाने रक्षकों को हटाने में सहायक होंगे, लेकिन युद्ध फारसी सेना के लिए विनाशकारी साबित होगा। सेना को चकनाचूर कर दिया और संभवतः नाद को उपमहाद्वीप के केंद्र की ओर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सेना के बिना छोड़ दिया। निडर होकर नाद ने बारिकब में अपना शिविर बनाया और एक बार जब उपस्थित लोगों को भोजन और आराम मिल गया तो उसने तुरंत अफगान ठिकानों के सामने एक विशाल इंजीनियरिंग कार्य शुरू कर दिया। भोर से ही वो नासिर खान और अन्य दुश्मन कमांडरों को दिखाई दे रहा था, अपने घोड़े पर सवार और अपनी शाही पगड़ी लहराते हुए अपने आदमियों को धरती खोदने, चट्टानों को साफ करने और अफगान खाइयों और ऊंचे फायरिंग पॉइंट तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। दर्रे के रक्षक इसके चारों ओर की शुष्क पहाड़ियां 1000 मीटर तक पहुंचती हैं और 2 धाराओं से घिरी हुई हैं, जिन्होंने तीव्र और प्रतिबंधित बोतल की गर्दन को खुरच दिया था, जिसके पार एक कमांडर मुश्किल से एक भी कंपनी तैनात कर पाए। नादिर शाह की महान कार्य नीति को व्यक्तिगत रूप से देखा। सुबह से शाम तक शाह और उनकी सेना रक्षकों की नजर में काम करती रही, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो एक सीधा हमला करने का इरादा रखता है, अफगानों को संख्या और तोपों से कुचलना और जीत की अदम्य खोज में अपने हजारों लोगों की बलि देना। नासिर और उसके कबीले के लोग तनाव में रहे जब उन्होंने गाड़ियों को मिट्टी और पत्थरों के पहाड़ ले जाते देखा। शाम तक उनके सामने का इलाका रेस ट्रैक की तरह साफ और समतल था, लेकिन शुक्र है कि सूरज डूब गया और तर्क ने तय किया कि उस दिन कोई आक्रमण नहीं होगा। नासिर ने अपनी कंपनियों को पीछे हटने और अपनी खाइयों में आराम करने का आदेश दिया और लोमड़ी के बिलों में छिप जाते थे और अगर हो सके तो सो जाते थे। फारसी लाइनों पर नजर रखने के लिए एक गार्ड तैनात किया गया था। विपरीत दिशा में दुश्मन पर एक आखिरी नजर डालने के बाद नादिर शाह अंधेरे में गायब हो गया और नासिर ने घंटों में पहली बार राहत की सांस ली। उसने कुछ समय इंतजार किया और फिर सेवानिवृत्त हो गया। उसके सेवकों ने उसे नवंबर की बढ़ती ठंड के लिए दूसरा लबादा दिया, लेकिन दर्रे में अफगानों की जानकारी के बिना नादिर शाह अपने शिविर की दिशा में वापस चला गया था। उसने अपने लेफ्टिनेंट अज्जी खान बेग को बुलाया और उसे 10,000 मजबूत अग्रिम घुड़सवार सेना की टुकड़ी के साथ तुरंत आगे बढ़ने का आदेश दिया। नादिर खुद उनके साथ सवार होगा। उसने मुख्य सेना की कमान अपने दूसरे बेटे मुर्तजा मिर्जा को सौंपी। उसे अगली सूचना तक इसे बारिकैब में रखना था। इस बीच नसरुल्लाह अकोली के अधीन लगभग 12,000 की संख्या वाली इकाइयां दर्रे की दृष्टि में रहेंगी। शाह दक्षिण की ओर बढ़े, पहाड़ों में एक दरार की ओर बढ़ते हुए एक गाइड ने उन्हें बताया कि वो सतसोबी में है। जल्द ही नादर और उसके 10,000 सवार सर्दियों की रात के अंधेरे में छिप गए। वे खुले सड़क रहित देश में सवारी करते हैं, चट्टानों और पत्थरों से भरी जमीन जहां खड़ी ढलान नहीं है। तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। कड़कड़ाती हवाएं उनकी खुली आंखों को चीरती हैं
लेकिन फारसियों की गति में कोई कमी नहीं आती है। बिना नक्शे के चलते हुए जाजेची और उनके योद्धा सम्राट चोटियों पर चढ़ते हैं और फिर सावधानी से अपने घोड़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कुछ सबसे कठिन रास्तों से अपना रास्ता बनाते हुए। वर्ष के सबसे खराब समय और सबसे खराब परिस्थितियों में पृथ्वी पर सबसे दुर्गम भूभाग, फिर भी वे दक्षिण पूर्व की ओर अथक गति से आगे बढ़ते रहते हैं। जो जनजातियां इस क्षेत्र पर कब्जा करती हैं, वे विवेकपूर्ण तरीके से पीछे रह जाती हैं। नादिर शाह द्वारा आगे भेजी गई महत्वपूर्ण रिश्वतों द्वारा बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त होती है। फिर भी घात का खतरा हमेशा मौजूद रहता है और कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं जान सकता है कि किस तरह का खतरा, मनुष्य या जानवर, अंधेरे में उनके बगल में छिपा है। नवंबर 1738 की उस रात नादिर शाह और उनके 10,000 लोग सातोवी दर्रे से होते हुए बाजार घाटी में पहुंचे। ऊबड़ खाबड़ टूटी हुई पहाड़ियों को पार करते हुए सुन्न और हिमनदीय ठंड में निश्चित मौत से सैकड़ों फीट ऊपर, अंतिम कष्टदायक क्लॉस्ट्रोफोबिक घाटी के बाद पूर्व की ओर रोशनी बढ़ने लगी और खोखली आंखों वाले घुड़सवार और उनके ठंडे घोड़े पेशावर रोड पर उभरे। नाद के पास सीधे शहर की ओर जाने का अवसर था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने आदमियों को सीधे दुश्मनों की ओर मोड़ दिया, जो अभी भी सामने से हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नाद को दर्रे के दूसरी ओर शाम को तैयारी करते देखा था। जब वे सुबह के समय अफगानों के पीछे दिखाई दिए, तो नादर और उसके लोग अंधेरे से निकलते हुए दुस्वप्न जैसे प्रेत लग रहे होंगे। तोपखाने के समर्थन के बिना फारसियों ने बंदूक, धनुष, लांस और कृपाण पर भरोसा किया, निराश और अप्रस्तुत अफगानों पर हमला किया और उनकी पंक्तियों को काट दिया, जब तक कि नासिर और उनके सरदार किसी तरह का प्रतिरोध संगठित करने में कामयाब नहीं हो गए। जब ये दर्रे के दक्षिणी किनारे पर हो रहा था, तब नादिर की सेना नसरुल्लाह कोली के नेतृत्व में उत्तर से आई और अभी भी वहां मौजूद अफगानों से भिड़ गए, जिससे नासिर की असुरक्षित दक्षिणी हिस्से में सुदृढ़ीकरण भेजने की क्षमता सीमित हो गई। परिणाम अपरिहार्य था। अफगानों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया। कुछ समय के लिए लड़ाई तीव्र और क्रूर थी। नासिर की तरफ की बंदूकों ने घुड़सवारों को काट दिया, इससे पहले कि उनकी स्थिति कृपाणधारी सैनिकों द्वारा अभिभूत हो जाए। संघर्ष जल्दी ही हाथापाई में बदल गया, जहां उन्हीं बंदूकों को डंडों में बदल दिया गया। अंततः अपने मेजबान के लिए बहुत खून खराबे के बाद नासिर ने युद्ध विराम की घोषणा की और उन्हें और उनकी शेष सेना को बंदी बना लिया गया। खैबर दर्रे में जीत के परिणामस्वरूप पेशावर ने बिना किसी लड़ाई के शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत का रास्ता अब खुल गया। अगर वो अपनी गति बनाए रख पाता तो नाद सदियों में फारस का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाता। लेकिन जब मुगल साम्राज्य भीतर और बाहर दुश्मनों से बुरी तरह विभाजित और टूटा हुआ था, तब भी यह एक दुर्जेय शक्ति बना रहा और उपमहाद्वीप की संपत्ति के लिए नाद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि खैबर में उसके ऑपरेशन ने उसे महान योद्धा नेता के दर्जे से ऊपर उठा दिया, शायद दुनिया के सबसे महान जीवित जनरल और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो युगों तक जीवित रहेगा। आज भी लगभग 3 शताब्दियों बाद बिना नेविगेशन उपकरण के दुर्गम इलाके में पूर्ण अंधेरे में 18 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करना एक ऐसा कारनामा है जिसे केवल हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। रूसी पर्यवेक्षक चकित थे और उन्होंने देखा कि यह कारनामा कितना शानदार था। ब्रिटिश भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपनी योजनाएं बनाते समय 1 शताब्दी बाद भी इस उपलब्धि को याद किया जाता है। नादिर शाह, चरवाहा लड़का जो राजाओं का राजा बन गया, ने दृढ़ता, विश्वास, शक्ति और दूरदर्शिता पर आधारित एक सैन्य इंजन बनाया था और जैसे जैसे वर्ष 1738 समाप्त हो रहा था, एशिया की लंबाई में सिंहासन कक्षों में ऐसे लोग थे जो अनुमान लगा रहे थे कि इस युद्ध मशीन को रोकने के लिए प्रकृति या सर्वशक्तिमान की किस शक्ति की आवश्यकता होगी।